धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बहुत दिनों बाद आज एक शेर के जरिए अपनी खबर की शुरुआत करना चाहता हूं। शेर ये है कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। जी हाँ, ये शेर कहने को मुझे आज मजबूर होना पड़ा है क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है पत्रकारिता को लेकर कि उनके पसंद की बात करें तो वाह वाह है जी, उनकी नापसंद की बात करें तो गरियाने 2 मिनट में लग जाते हैं। अगर मैं आपके पसंद की बात करता रहूंगा तो पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता है, और वो मैंने सीखी नहीं है। 3 अखबारों में रहा हूं, लात मार के छोड़ दिए या यूं कहिए वहां से निकाला गया अपनी लेखनी के दम पे, कभी परवाह नहीं की। ये भी बंद हो जाएगा, कोई परवाह नहीं, क्योंकि जर्नलिज्म अपने अंदर कूट कूट के भरा है। वो हम करते रहेंगे, बोलेंगे सच जो है वही, आपकी पसंद का नहीं बोलेंगे। जो लोग इस मिजाज के हैं वो बहुत स्पष्ट तरीके से सुन लें। एक चीज़ ये बात बता देना चाहता हूं कि क्यों ऐसे सख्त लहजे में आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कोई भी खबर कर दीजिए, ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या उनके अम्मी अब्बा को बुरा बुरा कह दिया। आंखें खोल के कुछ चीज़ों को देखिए भी तो सही। अगर सवाल उठाएं तो उन पर गौर भी तो कीजिए। पत्रकारिता का सिद्धांत ही है कि सवालों को सामने रखना। फिर तो नरेंद्र मोदी को भी बुरा जो कहा जाता है उस पर भी सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए। खैर छोड़िए, कहानी लंबी हो जाएगी। मैं आपके सामने 2 तस्वीरें रखने चाह रहा हूं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो 5 सीटें जीत के बिहार में, यानी कि उत्तर भारत में पहली बार उनकी ऐसी जीत हुई है साउथ भारत के एक नेता की, तो वो सबसे बड़े गदगद हो रहे हैं साहब। उन फूले नहीं समा रहे, कुप्पा हो गए हैं वो, और उनके जो भक्त हैं वो तो उनसे बड़े कुप्पा बन गए। इसी तरीके से दूसरे जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। वो भी कह रहे हैं भाई साहब, कोरोना के दौर में चाहे लोग मर गए हों ट्रेन के नीचे, चाहे मर गए हों बस के नीचे, चाहे मर गए हों भूखे, राम मंदिर हमने बना दिया, सब कुछ हमने कर दिया, किसानों पे काले कानून चाहे हमने थोप दिए हो, लेकिन वोट तो हमें मिला। वो भी गदगद हैं, उनके भक्तगण हैं वो भी गदगद हैं, फूल के कुप्पा हो रहे हैं, फूल और जो है कंट्रोल में नहीं रह पा रहे। लेकिन 2 तस्वीरें दोनों की एक जैसी उभरी हैं, उस पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। पहले मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी की तस्वीर रखना चाहता हूं। कल वो दिल्ली में पहुंचे अपने पार्टी कार्यालय मुख्यालय में, वहां पे भीड़ जुटा ली, ना कोई कोरोना का डर है, ना खुद मास्क लगा रखा है। वहां पे जब वो संबोधन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साहब हमारे पास एक साइलेंट वोटर है, और साइलेंट वोटर जो है ना वो महिला है। महिला जो साइलेंट वोटर भाजपा का बन गई है, उसको जितने ये राजनीतिक पंडित हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे बता रहे हैं नरेंद्र मोदी, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। और साथियों, मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। सुन लिया नरेंद्र मोदी की ज़बानी। अब आपके सामने दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। थोड़ा इसी तस्वीर को ध्यान में रख के उस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है परसों शाम की, यानी कि कल शाम नरेंद्र मोदी, परसों शाम असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और बाकायदा वो भी बता रहे हैं कि साहब हमें जो वोट दिया है वो महिलाओं ने दिया है, ख्वातीन ने दिया है, औरतों ने दिया है, माँ बहनों ने दिया है। कैसे बता रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। इस हमारी विक्ट्री में बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा रोल महिलाओं का रहा है। मैं अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक मीटिंग्स किया हूं, मगर एक पब्लिक मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में महिला आते थे कि गैर मामूली, और यकीनन मैं कह रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैं लास्ट मीटिंग करके जा रहा था तो मेरे को उन महिलाओं ने कहा कि सेल्फी लेना है। बोले बराबर लीजिए, और मैं भी चाह रहा था कि सेल्फी लिए। उसके बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि वैसी तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं ये लोग, इनको 7 तारीख को हम बताएंगे, और तुम देखना जब वो डब्बा खुलेगा इसका जवाब हम दे देंगे। देख लीजिए आप, बागडोरा एयरपोर्ट पर मैं गया, मेरे को रोककर वहां पे महिलाओं ने कहा
कि हम दिल्ली जा रहे हैं और वापस आएंगे, बड़ा अनाप शाप तुम्हारे बारे में कहा है। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। जनता जवाब देगी, कुदरत जवाब देगी। मेरी मौत मेरे को रोक सकती। कुछ आ रहा है कहानी समझ में? दोनों लोग एक ही तरीके की वोटों की बात कर रहे हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या सोचे समझे तरीके से वाकई में हम अपने समाज की महिलाओं को टारगेट करते हैं, तुम अपने समाज की महिलाओं को टारगेट करो, और दोनों जो हैं महिलाओं का वोट लेंगे और बल्ले बल्ले करेंगे। अब अगली तस्वीर और देख लीजिए। फिर से आपको नरेंद्र मोदी के पास लेकर चलता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि इसका जवाब उन्हें जनता देगी। यानी वो इशारा कर रहे थे बंगाल की तरफ, यानी कि पश्चिम बंगाल की, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यानी कि अब उनका टारगेट बिहार जीतने के बाद बंगाल है। बता दें आपको, बंगाल में 2021 में चुनाव है। 1947 से लेकर आज तक श्याम प्रसाद मुखर्जी उसी धरती से आते हैं। भाजपा कभी सक्सेस नहीं हो पाई। 2 विधायक थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा के 18 सांसद जीत के आ गए, भारतीय जनता पार्टी के तो होश जो हैं अब पैर जमीन पे नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो तो बस उखाड़ फेंकेंगे ममता बनर्जी को, यानी कि अब उनका टारगेट अगला बंगाल है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। नाम नहीं लिया है, लेकिन बहुत कुछ कह गए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी इसी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए अब आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर रखता हूं। वो कह रहे हैं हमने बिहार में फतेह कर ली है, अब हम बंगाल में फतेह करेंगे, आसाम में फतेह करेंगे, यूपी में फतेह करेंगे। यानी कि अगला टारगेट उनका भी नरेंद्र मोदी की तरह, भाजपा की तरह बंगाल है। सुन लीजिए उनकी जबानी। 2022 में उत्तर प्रदेश में MIM दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल भी क्यों? अरे भाई, हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के NGO है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए भाई। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है, और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है। तो उसमें क्या बुरी बात है? लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे तो वह जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा। मैं लड़ना तो जरूरी है ना। सुन लिया आपने? क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है कि एक पहले दिन बोला, वो भी महिलाओं को लेके बोला, बंगाल को लेके बोला, दूसरा नेता आया वो भी महिलाओं को लेके बोल रहा है, बंगाल को लेके बोल रहा है? इत्तेफाक है, संयोग है या प्रयोग है? जो भी हो, अपनी राय जैसे आप बेबाक ढंग से देते हैं ना, वैसे ही दीजिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।